जानकारी के बाद ही अगर वो विषय वस्तु को समझ लेते हैं तो समाज में इसके बारे में जागरण करने का काम कर सकते हैं। तो पहिला विषय है संघटन तोडफोड करण्याचा कार्यक्रम पीओमओ स्तरावर चालवला जात आहे। यावरून षड्यंत्राची गंभीर कल्पना यावी, एक चिंतन। साथियों, संगठन को तोड़फोड़ करने के संबंध में पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारी संगठित शक्ति इतनी बड़ी हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरएसएस को, क्योंकि जिसको बीजेपी सरकार कही जाती है वो वास्तव में बीजेपी सरकार नहीं है, वो आरएसएस की सरकार है। इसको हम लोगों को प्रचार करते वक्त भी यही प्रचार करना चाहिए कि ये सरकार आरएसएस की सरकार है। हम क्यों इस बात का प्रचार करें कि ये बीजेपी की सरकार है? अगर हम ये बीजेपी की सरकार है इस तरह का प्रचार करते थे तो उनका प्रचार होगा, और वो जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं उसमें हमारी वजह से कामयाब हो जाएंगे। तो हमको इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, बीजेपी की नहीं। अब ये मेरा ओपिनियन हो गया, इसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, तो थोड़ा सबूत भी देता हूं, क्योंकgruppi मेरी एक बिगड़ी हुई आदत है, मैं बगैर सबूतों के कोई बोलता नहीं हूं। ये थोड़ी बिगड़ी हुई आदत है। आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। जब चुनाव होता है तो कहते ओबीसी की है, ओबीसी के नरेंद्र मोदी है। मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी। एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, ये नेचुरल नहीं माना जा सकता, ये स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कैसे? ये स्वाभाविक कैसे नहीं, नेचुरल कैसे नहीं? तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, गधे से गधा आदमी ढूंढो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आदमी होता नहीं है तो गधा होता है, गधे से गधा नहीं होता। मगर बात को अतिरंजित स्वरूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बात समझ में आए जल्दी। मेरा बोलना मकसद नहीं है, आपको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गधे से गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो। कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो कि आप लेफ्ट हैंड इस कुल्हाड़ी से काटो। गधे से गधा आदमी, उसको कुल्हाड़ी देने के बाद लेफ्ट हैंड काटो, तो क्या बोलेगा? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं। गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं। नरेंद्र मोदी इतना गधा है? अपने ही लोगों के विरोध में ओबीसी का होकर ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, इतना गधा है? मुझे तो नहीं लगता नरेंद्र मोदी इतना गधा है। फिर कारण क्या है? फिर कारण क्या किया? इतना गधा तो है नहीं। अगर उसको बोलो घंटा पर भाषण करे तो घंटा पर भाषण करता है। तो इसलिए ये कहना कि वो गधा है, ये तो नहीं कहा जा सकता। कम से कम मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी गधा है। कोई माने या ना माने, मगर मैं नहीं मानता। फिर कारण कुछ और हो, कारण के बगैर परिणाम कैसे आता है? ये तो वैज्ञानिक नियम है, कारण होता है तो परिणाम होता है।
कारण ही नहीं है तो परिणाम कैसे होगा? जो कॉज एंड इफेक्ट, पाली में बुद्ध ने कहा कार्य कारण भव, जो बुद्ध से चला गया है, कार्य कारण भव, कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण नहीं होता है तो परिणाम नहीं होता है। अगर परिणाम एक ओबीसी के आदमी के द्वारा ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करने का जो परिणाम है, इसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना, बगैर कारण से तो नहीं है ना। तो इसका कारण यह है कि जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, अडवाणी को साइड करके डिक्लेयर किया, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना था तो बीजेपी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अडवाणी था। तो अडवाणी को साइड करने की ताकत बीजेपी के किसी नेता में नहीं थी। कोई नेता बीजेपी में ऐसा नहीं था जो अडवाणी के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं था। उस समय अरुण जेटली की बड़ी तूती बोलती थी, वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, स्पोक्स पर्सन होता था, और टीवी पर जब क्रिटिकल समस्या आती थी तो उसी को भेजते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, बड़ा आदमी था। वो भी अडवाणी को साइड करने के लिए, उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। सुषमा स्वराज थी, उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। यानी बीजेपी की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी लीडरशिप उस समय थी, किसी में यह ताकत नहीं थी कि वो अडवाणी को साइड कर दे। फिर अडवाणी को साइड करने की ताकत किसके पास थी? आरएसएस के पास। आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया अडवाणी के लिए और नरेंद्र मोदी का रास्ता खुला किया। गोवा के लास्ट परिषद में वहां तक अडवाणी ने होने नहीं दिया, वहां तक लास्ट तक विरोध किया उसने, आखिरी तक नहीं होने दिया। जब आखिरी तक नहीं होने दिया तो आरएसएस ने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ। अडवाणी को मालूम था कि आरएसएस का नाम मानने से राम नाम सत्य हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ऐसा आरएसएस ने बहुत लोगों का किया। तो इसलिए वहां से अडवाणी का मामला साइड हो गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इससे प्रूव हो गया कि अडवाणी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करने का काम आरएसएस ने किया। पहले सत्र में नॉमिनेट शब्द मैंने यूज किया था, है? नॉमिनेट सुना है ना आप लोगों ने? ठेवलेला आमदार, ठेवलेला खासदार, ठेवलेला प्रधानमंत्री, ऐकलं ना तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला समजेल ह्या भाषेत सांगतो मी, मला समजण्याचा मुद्दा नाही आहे, हे मला समजलंय, परंतु मला एकट्यालाच समजून काय फायदा आहे? हे तुम्हाला जर समजलं नाही तर मी माझ्यासाठी तर बोलत नाही। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड पीएम, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है पावर उसकी होती है। जो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करता है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर है। तो आरएसएस के पास पावर है, और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा ये हलफनामा दाखिल कर दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है। ओबीसी के ही विरोध में गधे से गधा आदमी भी अपने हाथ से टांग नहीं काट सकता, बताया ना अभी। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना गधा नहीं है। तो कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पावर है जो ये काम कर रही है। वो थर्ड पावर का नाम आरएसएस है।
आरएसएस ने शुरू से ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध किया, तो उन्होंने आरएसएस ने यह हलफनामा दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को कहा और फिर नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया। इसका मतलब ये है, जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी इतना गधा नहीं है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो उससे ज्यादा पावरफुल है, उसने ये काम किया। अगर प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है प्रधानमंत्री की संविधान के अनुसार काम करूंगा, मगर यहां पर नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यहां आरएसएस के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला कर रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इससे, इस उदाहरण से, इस सबूत से ये बात सिद्ध होती है कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। और इस तरह से, इसीलिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को प्रचार में ये कहना चाहिए कि ये आरएसएस की सरकार है। जब आप भाजपा की सरकार कहते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपसे भाजपा वाले काम करवा रहे। आप भाजपा के सदस्य नहीं है, आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी आपसे काम करवा रहे हो। जब आप ये कहते हो कि भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, तो आपको ऐसा वो इनडायरेक्टली करवाते हैं, पता भी नहीं चलने देते। तो इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, एक तो ये बात। और ये अगर आपको नहीं जमता है तो ऐसा कहो आरएसएस भाजपा की सरकार, पहले आरएसएस की। क्रम भी थोड़ा सा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक विचार होता है, सोच होता है। अगर भाजपा आरएसएस का होगी ये तो गलत क्रम होगा। बाप को दूसरे नंबर पर, बेटे को पहले नंबर पर रखने से तो क्रम गलत हो जाएगा ना। तो वंश बाप से ही चल रहा है, फिर बेटे की तरफ आ गया तो बाप का नाम पहले लिखना पड़ेगा, फिर बेटे का नाम आएगा, नाती का नाम उसके बाद आएगा। तो इसलिए मैं आपको क्रम, यानी हम लोगों को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम कोई भी बात जो है तर्कसंगत तरीके से करते हैं, ऐसा लगना चाहिए। कम से कम सुनने वाले लोगों को लगना चाहिए तो तर्कसंगत करते हैं, कोई भी काम जो है विचार पूर्वक करते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए, किसी को भी लगना चाहिए। तो ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। अगर आपको ये दिक्कत आती है, क्योंकि ये दिमागी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बातें, अरे यार भाजपा की सरकार है, वामन मिश्रा भाजपा की बोल नहीं रहा है, हमको उल्टा बोल रहा है, आरएसएस की बोलो। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़ा अवरोध होता है, क्योंकि अगर दिमाग स्वीकार ना करे मेरी बात तो भाजपा की बोला, यहां से जाने के बाद भाजपा की बोलेगा। तो इसलिए एक सहूलत दे रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को रिजर्वेशन की बहुत आदत पड़ी हुई है, तो रिजर्वेशन सहूलत है, आरएसएस भाजपा बोलो, क्योंकि सहूलत होगी ना। तो थोड़ा साइकोलॉजी जानता हूं ना मैं अपने लोगों की, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, वो ये कि ये जो सरकार है ये आरएसएस की सरकार है और आरएसएस के लोगों के द्वारा उनके हित में जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। आरएसएस के पास देश चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ नहीं ली, संविधान के अनुसार आरएसएस ने कोई शपथ नहीं ली। फैसले वो जरूर कर रहे हैं, अकाउंटेबल नरेंद्र मोदी है, जवाबदेह नरेंद्र मोदी है, और सत्ता आरएसएस के पास है जो कोई जवाबदेह ही नहीं है। किसी के लिए कोई जवाब देने के लिए आरएसएस के लोग बंधनकारक नहीं है। अगर कोई सवाल पूछे आरएसएस को तो आरएसएस वाले क्या नहीं, डे टू डे काम में हम लोग भाजपा की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते। मोहन भागवत ने कहा भाजपा के डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा बयान है भागवत का। तो उनको पूछना चाहिए डे टू डे नहीं करते? हाँ नहीं करते, कभी कभी करते क्या?
क्योंकि होशियारी तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास कोई आंदोलन चला रहे हो, आपके पास होशियारी नहीं है, दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। कोई भी सक्सेस नहीं होने वाला, हेरिया गहरिया नत्थु खैरिया सफल नहीं होने वाला। दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। तो इसलिए एक चालाकी की, होशियारी की बात आपको बता रहा हूं। उसने कहा ये डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी कभी करते क्या? ये सवाल से ही सिद्ध हो जाता है कि हां, जब हम लोगों के हक की कोई बात आती है तब आरएसएस जरूर वेटो पावर का इस्तेमाल करती है और होने नहीं देती। नहीं तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला करे। ये तो गधे से गधा आदमी भी नहीं करता है, तो नरेंद्र मोदी कैसे करेगा? माना नहीं जा सकता, मगर ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगा, बताया कारण। अब मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि सरकार आरएसएस की चल रही है, तो सरकार में आरएसएस का कंट्रोल है, नियंत्रण है, इस तरीके का नियंत्रण है। तो आरएसएस के विरोध में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बामसेफ के अलावा कोई काम कर रहा है देश में? मुझे तो नहीं लगता कोई कर रहा है। अगर कोई कर रहा होता, हमारे अलावा कोई कर रहा होता, तो फिर हम ही उसके साथ चले जाते, हम उसके साथ चले जाते। तो कोई तो करता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। करता हुआ तो बहुत दूर की बात है, बोलता हुआ भी दिख नहीं रहा है। बोलने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मगर ये हिम्मत है नहीं उनके पास में कि वो ऐसा करे। तो इसलिए आरएसएस के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से, अगर हमारा आंदोलन, हमारा संगठन उनके लिए बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, देश भर में विरोध कर रहा है, संगठित शक्ति बनाकर कर रहा है। वामन मेश्राम कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है। वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है। वामन मेश्राम नहीं है। वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है। और वामन मेश्राम उन लोगों की तरह नेशनल प्रेसिडेंट नहीं है जो गली में संगठन बना लिया और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। वो गली मोहल्ले वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। तो 31 राज्यों में ऐसी 500 मीटिंगें मैं फिजिकल जाकर कर चुका हूं। ऐसा कोई आदमी भारत में जीवित नहीं है। वो कौन सा एक किताब आता है, ग्रीनिच बुक में रिकॉर्ड में नाम, मैं एप्लीकेशन करूं तो आ सकता है, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ग्रीनिच बुक में नाम आ सकता है, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक किताबों में नाम आने के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। मैं अपने लोगों के आजादी के लिए कर रहा हूं, ये नाम के लिए नहीं कर रहा हूं। हमारे लोगों की आजादी मिलेगी तो मामला अपने आप ही ज्यादा किताबों में आ जाएगा। तो एक ही किताब में आ जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा। ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आरएसएस की लोगों के द्वारा जब हमारे तरफ से इतना बड़ा संगठन खड़ा किया गया, 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में कर चुके हैं। 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया और दोनों मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की, आरएसएस की सरकार है, आरएसएस भाजपा की सरकार है, आरएसएस के नियंत्रण वाली सरकार है। और ये जो नियंत्रण वाली सरकार है, आरएसएस के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है, तो वो ऐसा कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है। कई राज्यों के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं, बाकी राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता उनके हैं और 1000 से ज्यादा एमएलए उनके हैं, 1000-1500 से ज्यादा एमएलए उनके हैं।
303 मेंबर पार्लियामेंट उनके हैं, इतने सारे हैं। और इतना सारा होने के बाद भी, इतना हो गया उनका सारा, सब कुछ उनका है, फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का है? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? इतना सारा उनका है, इसके बावजूद भी भारत बंद वामन मेश्राम का है। दुख तो होगा ना भाई साहब। केंद्र सरकार हमारी, राज्य सरकार हमारे, कई मुख्यमंत्री हमारे, विरोधी पार्टी के नेता हमारे, एमपी हमारे, एमएलए हमारे हजारों, फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का दुख तो होता है ना। आरएसएस को दुख तो होता होगा। तो जब दुख होता है तो आदमी चुप नहीं रहता, जो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे संगठन में किनको इन रोका कैसे जाए? एक पहला सवाल, भाई इनकी बढ़ती हुई ताकत को रोका कैसे जाए? अब देखो, हमने अधिवेशन लिया महाराष्ट्र का अधिवेशन लिया, 2 अधिवेशन हो गए, एक अधिवेशन में 2 हो रहे। नहीं समझ में नहीं आ रहा आपके? आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा होगा, ज्यादा नहीं। जिस तरीके से समझकर मैं बोलता हूं, सोचकर बोलता हूं कि एक अधिवेशन बुलाया 2 हो रहे, तो उन लोगों को अरे साला इतना हम लोग तोड़फोड़ करने के बाद भी साला 2 हो रहे, एक के बजाय 2 हो रहे, ज्यादा दुख होता है। तो जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, वो तोड़फोड़ इसलिए करते हैं कि अब इनको रोका कैसे जाए, कैसे रोका जाए। इनके एमएलए भी नहीं साले खरीद रहे, सरकार बना ले, है? समझ रहे? एमएलए भी नहीं है, वामन मेश्राम को खरीदना संभव नहीं है। बाकी किसी को भी खरीद लो तो वो 24 घंटे में सारी की सारी परिस्थिति पलट देता है। बाकी लोगों को खरीदने का कोई मीनिंग है नहीं। तो इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को, हमारे में से कुछ लोगों को तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। और